मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे इसमें प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर ट्रांसपिरेशन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जो मोनोकॉट डाइकॉट में किस तरीके से होते हैं। हम लोगों ने इस बात की भी स्टडी की है कि स्टोमेटा को किस तरीके से डिफरेंट बेसिस पर टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, जिसमें हमने फोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव, इसमें सनकन स्टोमेटा इनकी बात करी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टर्म एनसीईआरटी में यूज किए गए, तो जाहिर सी बात है कि इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद में एनसीईआरटी ने पोजीशन के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट किया है। जैसे मोनोकॉट की लीव्स में कहा गया है कि दोनों सरफेस पर सेम अमाउंट में स्टोमेटा होते हैं। डाइकॉट में लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की संख्या अपर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो ये भी मैंने क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया है ना। फिर हमने लास्ट में आपको बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, आखिर रंध्र किस तरीके से खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि टर्गर प्रेशर इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, प्लस जो गार्ड सेल की इनर वॉल होती है, इनर वॉल, और जो रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रल होते हैं, जो खुलने और बंद होने में इसकी हेल्प करते हैं। अब हम कुछ थियरीज देखेंगे जो एक्सप्लेन करेंगी कि आखिर किस तरीके से रंध्रों का खुलना और बंद होना कंट्रोल होता है। तो हम सबसे पहले एक थ्योरी ले रहे हैं जो आसान है, ये आसानी से हमें चीज़ों को समझा देगी, इसीलिए वो है स्टार्च ग्लूकोज स्टार्च कन्वर्जन थ्योरी। ग्लूकोज स्टार्च कन्वर्जन थ्योरी, कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, स्टार्च और ग्लूकोज आपस में एक्सचेंज होते हैं। कहा जाता है कि जब 5 pH हो जाता है तब ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है, और जब 7 pH होता है तो स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंट pH के बेसिस पर काम होता है। अब जरा हम समझें कि इसमें एक स्टोमेटा है, क्लियर, ये एक स्टोमेटा है इस तरीके से, इनर वॉल, ठीक है, ओब्वियसली हमने कल भी डिस्कस किया है। ऐसे इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंस है। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर थी ये सब्सिडरी सेल कुछ इस तरीके से। अब ये कैसे वर्क होगा वो समझना है। इनमें न्यूक्लियस है, क्लियर, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी। तो ये तो है सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो दिस इज गार्ड सेल, क्लियर। अब होता क्या है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, मॉर्निंग में यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो कह सकते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या हो रहा है, मॉर्निंग टाइम, इसमें कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति है।
ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन इन गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल में क्या हो गया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब इसके बाद में ये हुआ कंसंट्रेशन एंड पीएच इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज कहाँ पर, गार्ड सेल में, गार्ड सेल में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, यहाँ से जो सब्सिडरी सेल हैं वहाँ से इसमें एंडोऑस्मोसिस होगी। क्या होगी, एंडोऑस्मोसिस। क्लियर। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा। इसमें कंसंट्रेशन का रेस्पेक्ट सॉल्यूट से है, तो सॉल्यूट का जहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ओपी बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो जहाँ लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वहाँ से वाटर एंडोऑस्मोसिस करके अंदर आ जाएगा। अंदर जैसे ही आएगा वैसे ही क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगी। क्या, एंडोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इन गार्ड सेल, गार्ड सेल में एंडोऑस्मोसिस होगी। उसके बाद क्या होने जा रहा है, टीपी इंक्रीज। क्या, टीपी इंक्रीज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पर टीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। टर्गर प्रेशर अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, अब क्या होने जा रहा है, टीपी इंक्रीज है तो अब स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन। जैसे ही टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये मॉर्निंग के टाइम पर हमें प्रोसीजर देखने को मिलेंगे, या हम कह सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पर स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज। इवनिंग पीरियड में क्या होगा, इवनिंग, शाम में, इवनिंग में क्या होने जा रहा है, तो इवनिंग पीरियड में जो काम होगा वो कुछ ऐसे, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट एब्सेंट हो गई। अब इसमें क्या होने जा रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट इन, ग्लूकोज कन्वर्ट इन स्टार्च। ठीक है, स्टार्च एक्चुअली एक पॉलीसेक्राइड। जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे तो वहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक हम नमक का कंकड़ लेते हैं और एक उतना ही अमाउंट में पिसा हुआ नमक लेते हैं और दोनों को पानी में डाल देते हैं, तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, जो पिसा हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर स्टार्च के फॉर्मेशन के दौरान कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज कन्वर्ट इन स्टार्च। उसके बाद क्या होने जा रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज कहाँ, इन गार्ड सेल, गार्ड सेल में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया यहाँ पर तो हो जाएगी एक्सोऑस्मोसिस। क्या होगी, एक्सोऑस्मोसिस इन गार्ड सेल, एक्सोऑस्मोसिस
फ्रॉम गार्ड सेल, गार्ड सेल से एक्सोस्मोसिस हो जाएगी। अब एक्सोस्मोसिस होगी तो ओबियसली ये क्या होगा, टीपी डिक्रीज, टीपी क्या होगा, टर्गर प्रेशर डिक्रीज इन गार्ड सेल, ये गार्ड सेल में ये टीपी डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज, ऐसे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो ये खुलने और बंद होने की प्रोसेस है जिसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्टोमेटा में खुलने बंद होने की प्रोसेस हुई है ना। फिर से समझ लेते हैं, एक समझ लो तो दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने इसे सीधे सीधे एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ये एक आसान प्रोसेस है जिससे हम स्टोमेटा के खुलने बंद होने को समझ सकते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं, जैसे ही मॉर्निंग होगी, सनलाइट आएगी, यहाँ पर स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे या ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर पीएच इंक्रीज होगा, प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से एंडोस्मोसिस होगी गार्ड सेल में, एंडोस्मोसिस होगी तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर हमें देखने को ये बात मिलेगी कि स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? और इवनिंग में सनलाइट नहीं है तो जो ग्लूकोज है वो भी फाइनली स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद में ये इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा गार्ड सेल में। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो एक्सोस्मोसिस होगी, गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, और वो नेक्स्ट प्रोसेस है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो है सबसे पहले पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, है ना। इससे पहले प्रोटॉन आयन एक्सचेंज थ्योरी के नाम से जाना जाता था। हाँ, इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। अब आप समझ सकते हो कि स्टोमेटा खुलना और बंद होना ये सीधे सीधे डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर पर। तो नेक्स्ट थ्योरी है प्रोटॉन आयन एक्सचेंज थ्योरी। क्या? प्रोटॉन आयन एक्सचेंज थ्योरी। प्रोटॉन आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली एनसीईआरटी में या मॉडर्न जो स्टडी है उसमें इसे पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। तो वास्तविकता ये है कि ये थ्योरी सबसे पहले प्रोटॉन आयन एक्सचेंज थ्योरी के नाम से जानी गई थी, और उस थ्योरी को देने वाला साइंटिस्ट था फ्यूजीनो। फ्यूजीनो ने सबसे पहले प्रोटॉन आयन एक्सचेंज थ्योरी के रूप में इसे एक्सप्लेन किया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है लीविट। लीविट ने इसी प्रोटॉन आयन एक्सचेंज थ्योरी को पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी में मॉडिफाई किया, और उसकी एक्सप्लेनेशन आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो कह सकते हैं प्रोटॉन आयन एक्सचेंज थ्योरी इसे फ्यूजीनो ने प्रतिपादित किया जो बाद में पोटेशियम आयन एक्सचेंज
थ्योरी के रूप में, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी के रूप में लीविट ने प्रतिपादित किया मीन्स स्थापित किया या एक्सप्लेन किया लीविट। अब ये थ्योरी क्या है? इस थ्योरी में कहा जाता है कि ये है ऐसे स्टोमेटा, क्लियर? वही सेम सब कुछ है। अब यहाँ पर इसमें है ऐसे सब्सिडरी सेल, ऐसे कुछ इस तरीके से। मेन चीज़ है ये हिस्सा, ये ऐसे, ये वैक्यूल है। गार्ड सेल में भी वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है। हमें यहाँ कुछ समझना है। तो मॉर्निंग टाइम होता है, तब क्या होता है? यहाँ होता है मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ इस गार्ड सेल में जैसे ही लाइट पहुँचती है, वैसे ही क्या होता है, मैलिक एसिड ब्रेकडाउन होता है, मैलिक एसिड, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है दो हिस्सों में। एक है H पॉजिटिव और एक है मैलेट। कौन? मैलेट। ये मैलेट और H पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ प्रेजेंस होता है सब्सिडरी साइड में पोटेशियम। अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ बाकायदा एटीपी खर्च की जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये पोटेशियम और हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। हाइड्रोजन आयन सब्सिडरी सेल में जाते हैं और पोटेशियम सब्सिडरी सेल से इसमें आते हैं। तो कहने का मतलब ये कौन है? ये तो है सब्सिडियरी सेल, जो हम कई बार बता चुके हैं, और ये है गार्ड सेल, ठीक है। और ये इसका क्या है? ये इसकी वैक्यूल है, वैक्यूल, सैप वैक्यूल इसमें है। अब ये पोटेशियम मैलेट क्या करता है? पोटेशियम आ गया, अब ये पोटेशियम मैलेट के फॉर्म में चला जाता है इसके अंदर। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन करते हैं, पोटेशियम मैलेट। ओके, पोटेशियम मैलेट की एंट्री यहाँ होती है। अब यहाँ ये बात कही जाती है, वैक्यूल में ये चले जाते हैं, इसमें दूसरे मिनरल्स भी इसमें पास आउट होते हैं। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन बाहर आ गया, पोटेशियम अंदर आ गया। पोटेशियम मैलेट एक सॉल्ट है जो इसमें एंटर होता है। और जब पोटेशियम मैलेट, ये एक एक्टिव एक्सचेंज है, यहाँ पर याद रखना, ये खास है, आपसे पूछा जा सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। एटीपी बाकायदा इसमें यूज की जाती है, एटीपी की मदद से ये प्रोसेस की जाती है और यहाँ पर एक्सचेंज कराया जाता है इन हाइड्रोजन एंड पोटेशियम को। पोटेशियम मैलेट इसमें एंटर होता है तो यहाँ क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, पीएच इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, फिर एंडोऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है।
तो अब हम अच्छा यहीं पर एक बात और समझ सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है इट ऑल्सो कंट्रोल बाई ABA हार्मोन। ABA का मतलब है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। इसीलिए कहा जाता है कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन आवश्यकता पड़ने पर दिन के समय भी रंध्र को बंद करा सकता है। इसी वजह से ABA हार्मोन को हम एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जब लिखेंगे तब आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या हुआ इसमें मॉर्निंग टाइम पीरियड में और इवनिंग टाइम पीरियड मॉर्निंग ठीक है, मॉर्निंग जो टाइम पीरियड है उसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सुबह है तो सनलाइट होगी। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मैलिक एसिड into H पॉजिटिव प्लस मैलेट आयन। मैलेट आयन और H पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ एक्सचेंज होता है। गार्ड सेल से H पॉजिटिव तथा सब्सिडरी सेल का K पॉजिटिव सक्रिय स्थानांतरण यूज ऑफ ATP द्वारा विनिमय किए जाते हैं। ठीक है, इसे ABA एब्सिसिक अम्ल हार्मोन नियंत्रित करता है। क्लियर, कंट्रोल किया जाता है। अब इससे क्या होगा, पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा सब्सिडरी सेल में। तो क्या हुआ, गार्ड सेल में पोटेशियम मैलेट निर्माण। क्लियर, पोटेशियम मैलेट निर्माण हो जाता है किसके अंदर, रक्षक कोशिका। अब यहाँ क्या होगा, pH इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज, क्लियर, कंसंट्रेशन भी बढ़ गया।
तो क्या होगा, अब यहाँ जो चीज़ हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो एंडोऑस्मोसिस हो गई, एंडोऑस्मोसिस इन गार्ड सेल, गार्ड सेल में एंडोऑस्मोसिस होगी तो क्या होगा, टीपी इंक्रीज, टीपी यहाँ क्या होगा, बढ़ जाएगा, टीपी इंक्रीज, और टीपी इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा बोलो ओपन, जैसे ही टर्गर प्रेशर बढ़ेगा स्टोमेटा खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर। तो ये तो हुआ है मॉर्निंग टाइम पीरियड में काम। फिर से समझ लो, कहा तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज भी होता है, जैसे क्लोरीन है, सोडियम है, ऐसे पोटेशियम है ये। अब मॉर्निंग टाइम पीरियड मैलिक एसिड है, एसिड का वैसे ही पीएच कम होता है, ब्रेक डाउन होता है मैलेट एंड H पॉजिटिव में, H पॉजिटिव बाहर जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाकायदा एटीपी यहाँ खर्च की जाती है और पोटेशियम अंदर लाया जाता है, दोनों मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, ये इस वैक्यूल के अंदर चला जाता है। तो वैक्यूल में फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कि वहाँ एंडोऑस्मोसिस होगी, एंडोऑस्मोसिस से टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, और टर्गर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है हम इस प्रोसेस को पिछले लेक्चर से ही समझते आ रहे हैं कि टर्गर प्रेशर के बढ़ने पर रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है। अब इवनिंग में क्या हो रहा है, इवनिंग में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाते हैं, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, आपने लिख लिया होगा इसको। एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इवनिंग टाइम पीरियड, इवनिंग, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। नो breakdown of मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं करती, मैलिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं करेगी तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे, एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, तो क्या होगा, नो पोटेशियम मैलेट फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि वो एसिड प्रेजेंस है, तो फिर क्या होने जा रहा है, लो पीएच, लो पीएच तो लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट भी आ जाता है कि इसी टाइम शाम को ग्लूकोज स्टार्च में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, लो पीएच है, कंसंट्रेशन भी लो है, तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस फ्रॉम गार्ड सेल, गार्ड सेल से एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी, तब क्या होगा, टीपी डिक्रीज, और टीपी जब डिक्रीज होगा तो स्टोमेटा बोलो क्लोज,
स्टोमेटा बंद हो जाए। तो इस तरीके से हम बात को बड़े आराम से समझ सकते हैं। बेसिकली हमको यहाँ पीएमटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इसलिए इन बातों को अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। तो ये किस तरीके से देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और फिर एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रही है, टीपी कम हो रहा है और टीपी कम होने पर स्टोमेटा बंद हो रहा है। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं, इवेंट्स हैं, जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ स्टोमेटा आर क्लोज इन नाइट एंड ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना, ये चीज़। तो इस तरीके से स्टोमेटा में खुलने व बंद होने की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ से कुछ और बात करेंगे, फिर हम फैक्टर अफेक्टिंग टू ट्रांसपिरेशन में एंटर होंगे। एक एनसीईआरटी ने जिक्र किया है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से हम स्टोमेटा की पोजीशन, डेंसिटी, इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो स्टार बना के यहाँ लिख लेना, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की सहायता से पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों की स्थिति सघनता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, और इस वजह से हम ट्रांसपिरेशन की रेट को भी समझ सकते हैं। तो जैसे एक लीफ है ना, तो सपोज दिस इज ए लीफ, ऐसे। अब यहाँ इसमें स्टोमेटा है ना। अब हमने एक पेपर इसमें ऐड किया इस तरीके से, एक पेपर हमने इस पर डाल दिया, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो कहा जाता है कि जिस जगह स्टोमेटा होते हैं वो भाग रंगीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलर्ड। कलर्ड भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो कलर्ड। तो जिन जिन पॉइंट्स पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर वेपर्स के प्रेजेंस में ये कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर है वो रंगीन हो जाता है। तो कह सकते हैं पत्ती के ऊपर इस पेपर को रखने पर रंध्र
युक्त भाग रंगीन कलर्ड हो जाते हैं। क्लियर? ऐसे याद रखना, तो कलर्ड हो जाते हैं। ये बात इसकी हुई। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग टू ट्रांसपिरेशन इन पर बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? अच्छा, इसमें बाह्य फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक बात आपको समझा देते हैं। यहाँ एक गैनॉन्स फोटोमीटर होता है, फोटोमीटर, उसे समझ में आना थोड़ा ज़रूरी है इस जगह। गैनॉन्स फोटोमीटर, गैनॉन्स फोटोमीटर, ठीक है। अब इस गैनॉन्स फोटोमीटर के जरिए ट्रांसपिरेशन पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। ये एक एपरेटस है, ये उपकरण है। इसकी मदद से हम डिफरेंट फैक्टर्स के अफेक्ट को प्लांट में समझ सकते हैं। ये गैनॉन्स फोटोमीटर है क्या? तो कह सकते हैं इसकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। ऐसे अब ये है क्या समझना, इसमें एक्चुअली एक इस तरीके का एपरेटस होता है। ऐसा यहाँ पर एक कॉक लगाया जाता है और इसमें प्लांट लगाया जाता है और इसे एक स्टैंड पर रखा जाता है। बाकायदा एक स्टैंड लगाया जाता है। ऐसे इसे एक स्टैंड पर अटैच किया जाता है
रखा जाता है। क्लियर? और यहाँ पर एक पानी के लिए रिजर्वायर रखा जाता है, इसे इसमें डिप करके रखते हैं। और यहाँ एक प्लांट को इसमें अटैच किया जाता है, जिस पर मतलब ट्विग समझ सकते हो, ये ऐसे ऐसे एक प्लांट, ठीक है, हमने इसे यहाँ पर अरेंज किया हुआ है ऐसे। और इसको पानी से फिल किया गया है। यहाँ पर एक बबल डाला गया है, बबल, एयर बबल इस जगह, और इसमें यहाँ रीडिंग भी है, इसमें सेंटीमीटर में रीडिंग। अब क्या किया जाता है, इसमें वाटर की फिलिंग की जाती है, तो ये वाटर कंटिन्यू फॉर्म में होता है, एयर बबल होता है। अब डिफरेंट फैक्टर्स को की प्रेजेंस में इस एपरेटस को रखा जाता है। तो ये वाटर कंटेंट हो गया, क्या हो गया ये, वाटर, ठीक है। इससे वाटर इनटेक किया जाएगा, और जब वाटर इनटेक होगा तो ये बबल आगे की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो कह सकते हैं 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो एयर बबल है, ये है एयर बबल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसकी जो शिफ्टिंग होगी, अब मान के चलो एयर है, विंड ली है, विंड वेलोसिटी, इसमें काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये हवा आएगी, तो हवा आएगी तो ये जो वाटर वेपर्स हैं वो डिस्पर्स होंगे, इधर की ओर जो वेपर्स हैं वो जाएंगे, वेपर्स उधर डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूजन फास्ट होगा, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन भी फास्ट होगा। अगर यहाँ से ट्रांसपिरेशन फास्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये हिस्सा वाटर को इनटेक करेगा। वाटर अगर यहाँ से खींचा जाएगा तो ये जो बबल है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। अब यहाँ एक और बड़ी ख़ास बात होती है, यहाँ पर एक रिजर्वायर ऐड किया जाता है। रिजर्वायर किस लिए, जिससे कि अगर आपको दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो आप इसमें से वाटर को इसमें ऐड कर दें। ऐड करोगे तो फिर ये बबल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने अभी विंड वेलोसिटी की प्रेजेंस में इसको रखा है, उसके बाद में हो सकता है कि हम इसे लाइट की प्रेजेंस में रखें, हो सकता है हाई टेम्परेचर में रखें, ह्यूमिडिटी एरिया में रखें, तो उसमें हम ट्रांसपिरेशन के जो फैक्टर्स हैं ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, किस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ती है, किस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की रेट कम रहती है, इन चीज़ों को हम समझने के लिए इस गैनॉन्ग्स फोटोमीटर का हम यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये वाटर कंटेन वाटर है ना, ये स्टैंड है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स के प्रेजेंस में, तो हम लोग इस पर डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें ज़रा कि यहाँ पर जो इसमें दो तरीके के फैक्टर्स काउंट किए गए, इसे बाह्य कारक
तथा आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। क्लियर? अब इसमें हम दोनों की एक बार बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमिडिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट। ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता। ठीक है। दूसरा पढ़ सकते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर का इस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में लाइट का क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या लाइट इस पर प्रभाव डाल सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर है विंड वेलोसिटी। क्या? विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी का मतलब है कि जो आप बोर्ड पर देख रहे हो, वायु वेग। वायु वेग का किस तरीके से इस पर प्रभाव पड़ता है। वायु वेग, इसका भी इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, उस पर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में कुछ हार्मोन हैं। अच्छा, हार्मोन इंटरनल में आ जाएंगे। अब हम कुछ इंटरनल फैक्टर्स की बात करें। इंटरनल फैक्टर्स, है ना। इंटरनल फैक्टर्स में जैसे कैनोपी। क्या? कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है कि कितना बड़ा वृक्ष है, उसकी जो शाखाएं हैं वो कितनी डेंस हैं, कितना एरिया कवर कर रहे हैं, वो कैनोपी होता है, आच्छादित क्षेत्रफल। दूसरी चीज़ है रंध्रों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स। मतलब पत्तियों पर रंध्रों का वितरण। ठीक है, वितरण, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ना। अमाउंट ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स। ठीक है। इसी में हम काम कर सकते हैं वो फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है पर्णविन्यास। पर्णविन्यास, फिलोटैक्सी। क्लियर? उसके बाद में हम हार्मोन्स का भी यूज कर सकते हैं। हार्मोन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते, जैसे ABA को एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन कहा गया है ना। ये तो हार्मोन। अब एक आगे भी मिलेगा जिस पर हम बात करेंगे, जैसे C4 प्लांट होते हैं, वो C3 प्लांट की अपेक्षा कम वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं।
तो टाइप ऑफ प्लांट भी हम काउंट कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्लांट, पौधों का प्रकार, पौधों का प्रकार। अब आप समझिए कि जीरोफाइट है तो वो मिनिमम ट्रांसपिरेशन को शो करेगा, है कि नहीं? और अगर जीरोफाइट, अगर वो मीजोफाइट है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन को शो करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की है। एडेप्टेशन मैटर करते हैं, है ना, ऐसे। तो ह्यूमिडिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर में ह्यूमिडिटी को अभी स्टडी कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ह्यूमिडिटी पर बात कर लेते हैं। अब जैसे याद करो, ह्यूमिडिटी के लिए कहा जाता है ट्रांसपायरेशन is inversely proportional of relative humidity, relative humidity, आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ऐसे। अब मान के चलो कि यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सपोज ये ह्यूमिडिटी, इसके सराउंडिंग में रेनफॉल हुआ है अभी, क्या रेनफॉल, बारिश हुई है तो ये क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम वाटर वेपर्स, है ना, या जलवाष्प कह दो, अधिकतम जलवाष्प। क्लियर? अधिकतम जलवाष्प है तो वाष्पोत्सर्जन है क्या? वाष्पोत्सर्जन इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स। जब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। और अगर गर्मियों का मौसम है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में नहीं है या कम है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होगा, वहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज ए diffusion of water vapors, है ना, जलवाष्प का विसरण है। अब जलवाष्प अगर बाहर ज़्यादा है तो विसरण कम होगा, इसका मतलब वाष्पीकरण कम होगा, और बाहर नहीं है तो विसरण बड़ी तेज़ी से होगा। एक क्वेश्चन भी इस पर बड़ा ज़बरदस्त बनता है, क्वेश्चन भी यहाँ पर एक लिखना, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ऐसा अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, है ना, दूसरा है लाइट, तीसरा है ह्यूमिडिटी, और चौथा है
विंड, हवा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या, जबकि आप समझ सकते हो कि वाष्पोत्सर्जन को चारों फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव होगा वो ह्यूमिडिटी मानी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पर याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, जैसे हम समुद्र का किनारा देखते हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी भी तो ज़्यादा होती है। उस कंडीशन में भी तो जो कपड़े होते हैं वो कई घंटों के बाद सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब जैसे लाइट है, लाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, दिन में भी तो ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है ना। अगर बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, तो भी तो ह्यूमिडिटी यहाँ से डिस्पर्स होगी तो दूसरी ह्यूमिडिटी प्लांट के पास आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इनर सरफेस से जो वेपर्स का डिफ्यूजन है वो तो उसी रेट से चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक्चुअली वाटर वेपर्स का एनवायरनमेंट में डिफ्यूजन को शो करता है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट लेसन में आपसे मिलते हैं। हम लोगों ने अभी 54 लेक्चर ये स्टडी किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन एडवर्स कंडीशन में आप लोग घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे हो। देखो, जाहिर सी बात है क्लास में और इसमें थोड़ा सा अंतर तो है, वेरिएशन है, लेकिन हम पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि आपको एक भी पॉइंट न छूटे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इसके नोट्स बनाते चल रहे हैं तो यही नोट्स हम लोग लगभग यहाँ क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, है ना। तो CLC जो आपके लिए कर रही है वो काफ़ी सराहनीय कदम है। हम लोग अच्छे से एक स्टूडियो जैसे माहौल में आपके लिए ये वीडियो शूट करते हैं। इतनी जल्दी सारा सिस्टम सेटअप करना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। CLC हमेशा स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव रही है। आप देख सकते हो कि एक YouTube चैनल है अपना जिस पर CLC बायोकेम DTS के नाम से वहाँ पर बहुत कुछ स्टडी मटेरियल है। आप अपने जो भी कोई जानकार बच्चा हो अभी, तो आप उन्हें इसके लिए बोल सकते हो। वहाँ पर प्रीवियस ईयर के सभी जो सॉल्व्ड पेपर हैं वो हैं। उसमें NCERT बेस्ड जो हमारे यहाँ बायोकेम DTS चलती है उसके पूरे सॉल्यूशन हैं। हर पेपर में 180 क्वेश्चंस हैं। हर टीचर ने उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है, ये आप भी समझ सकते हो। ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।